हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज एरिना। यहाँ पर आपको स्टडी से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहती हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और इस वीडियो पर ज़्यादा शेयर कीजिए। आज हम बताने वाले हैं केमिस्ट्री का एक आदर्श गैस करण। ये क्लास 11 केमिस्ट्री का टॉपिक है जिसमें आज बताने वाला हूँ। आदर्श गैस क्या होता है? नाम से ही स्पष्ट है, आदर्श गैस है ना। तो यह क्या होता है और इसका जो गैस समीकरण है वह किस प्रकार निकाला जाता है, किन किन नियमों का प्रयोग करके इस आदर्श गैस समीकरण की स्थापना करते हैं। एक छोटा सा टॉपिक है जिसे मैं आज आपके सामने कवर करूँगा और साथ ही साथ आदर्श गैस के साथ मैं वास्तविक गैस क्या है यह भी बताऊंगा। वास्तविक गैस तथा आदर्श गैस में क्या क्या अंतर है, वे दो टॉपिक को आज हम करेंगे। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। यदि चलिए इस प्रश्न का आंसर क्या है पहले लेते हैं। आदर्श गैस समीकरण क्या है, इसकी स्थापना कीजिए। यह आपका प्रश्न है, ये दो तरीके से पूछा जा सकता है। तो आंसर होगा इसका, यदि गैस की एक निश्चित मात्रा में यदि गैस की एक निश्चित मात्रा के लिए चार्ल्स बॉयल तथा एवोगैड्रो योग करने पर एक संबंध स्थापित हुआ है या होता है, इसे आदर्श गैस कहते हैं। आदर्श गैस किसे कहते हैं? गैस की निश्चित मात्रा के लिए, यार गैस की निश्चित मात्रा बात हो रही है ना। गैस की निश्चित मात्रा मतलब हमें गैस की कुछ फिक्स्ड मात्रा दी गई होंगी, तब हमें उसमें आदर्श गैस ढूंढना है। तो यदि किसी गैस की एक निश्चित मात्रा के लिए चार्ल्स बॉयल और एवोगैड्रो नियम का योग करने पर एक स्तंभ स्थापित है, एक संबंध स्थापित हो जाता है, इसे आदर्श गैस कहते हैं। आदर्श गैस के लिए मेन चीज़ क्या है? आपको चार्ल्स का नियम ज्ञात होना चाहिए, बॉयल का नियम ज्ञात होना चाहिए, एवोगैड्रो का नियम ज्ञात होना चाहिए। तो चलिए इसे बता देते हैं ये तीनों क्या होता है। यदि आप ये दोनों के ऊपर डिटेल में वीडियो चाहते हैं तो वो भी आप बन जाएगी, तो ऐसे नॉर्मल बता देने वाला हूँ ये दोनों क्या होते हैं। ठीक, चलिए एक बार फिर से डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। यदि गैस की एक निश्चित मात्रा के लिए चार्ल्स बॉयल तथा एवोगैड्रो नियम का योग करने पर एक संबंध स्थापित हो जाता है, इसे आदर्श गैस कहते हैं। चलिए ठीक है, बॉयल का हम नियम बताते हैं। बॉयल का नियम, ये बॉयल का नियम है क्या उसे पहले बताते हैं। पहले लिख लेते हैं, फिर क्या है पहले फिर बताएंगे आपको। v व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/p पर, वो भी स्थिर ताप पर। ठीक है, स्थिर ताप पर जो v होता है वह 1/p क्रमानुपाती होता है। हम यहाँ पर आपको चार्ल्स का नियम, बॉयल का नियम और एवोगैड्रो नियम तीनों को डिटेल में बताने वाले हैं। तो इस लाइन को हम काट देते हैं क्योंकि हम यहाँ पर डिटेल में बात करने वाले हैं। ठीक है, क्यों हम डिटेल में बात करने वाले हैं? डेफिनेशन में लिखा गया, यदि गैस की एक निश्चित मात्रा के लिए चार्ल्स बॉयल एवोगैड्रो नियम का योग करने पर एक संबंध स्थापित हो जाता है, इसे आदर्श गैस कहते हैं। ये तीनों नियम का योग करने पर, अर्थात तीनों नियम की आवश्यकता होगी, इसलिए हम डिटेल में आपको बताते चलते हैं। ठीक है, तो पहले मैं बॉयल का नियम आपको बता देता हूँ, बॉयल का नियम क्या होता है वो भी डेफिनेशन के साथ। बॉयल का नियम कहता था कि इस नियमानुसार स्थिर ताप पर, है ना, एक फिक्स्ड ताप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन, स्थिर ताप पर किसी निश्चित गैस की निश्चित, सॉरी मैं पाया ढंग से,
इस नियमानुसार स्थिर पर किसी गैस की निश्चित मात्रा, कोई भी गैस की एक निश्चित मात्रा आयतन होता है के दाब P के क्रमानुपाती होता है। ठीक है, स्थिर ताप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा, स्थिर ताप है, कोई गैस है, उसकी निश्चित मात्रा का उसका आयतन, कोई गैस का जो आयतन है वह उसके दाब के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। और क्या, स्थिर ताप पर। ठीक है, क्या है इसका डेफिनेशन, स्थिर ताप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा आयतन के दाब के व्युत्क्रमानुपाती है। यह हमें बताया था, इसे बॉयल का नियम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो है बॉयल का नियम। चलिए दूसरा है चार्ल्स का, दूसरा नियम है चार्ल्स का नियम। चार्ल्स ने हमें यह बताया कि स्थिर दाब पर किसी गैस की निश्चित मात्रा में का जो आयतन होता है उसके परम ताप के समान होता है। बॉयल बताया, पहले वाले नियम बॉयल लाया था हमें, वो था स्थिर ताप पर, है ना, और यह है दाब। स्थिर ताप पर मैं बॉयल का नियम पढ़ रहा हूँ, स्थिर ताप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन उसे दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चार्ल्स का नियम जो था, इस दाब पर की निश्चित मात्रा आयतन उसके परम ताप के समानुपाती होता है। अर्थात जो चार्ल्स का नियम है वह है जो आयतन होता है किसी गैस का आयतन वह समानुपाती होता है ताप के, वो भी क्या के, स्थिर दाब के। ठीक है, ये तो उसका नियम और का नियम है। आता है एवोगैड्रो नियम होता है। अगला नियम है एवोगैड्रो का नियम। स्थिर ताप पर किसी गैस का आयतन है उसके n मोल मात्रा के समानुपाती होता है। ये तो सिंपल सा है, v जो होता है n के समानुपाती होता है। ठीक है, तीनों समीकरण से हमने देखा, तीनों समीकरण में एक चीज है वो है v। ठीक है, ये कॉमन है। और दोनों नियमों को करने का तरीका क्या, स्थिर ताप का स्थिर दाब में और दूसरा नियम है का स्थिर ताप दोनों पे। पहला कह रहा है जो v होता है, अगर भी तो ताप के बीच बात है, और ताप नहीं है तो दाब और आयतन के बीच हो रहा है, और दाब नहीं है तो ताप और आयतन की बात हो रहा है, और ताप दाब नहीं है तो उन दोनों के बीच बात हो रहा है। तो ये था तीनों समीकरण। ठीक है, हमने चार्ल्स का नियम बता दिया, बॉयल का नियम बता दिया और एवोगैड्रो नियम बता दिया। अब इन दो समीकरणों को हम यूज करके किस प्रकार गैस का समीकरण की स्थापना करते हैं देखते हैं। हमने तीनों समीकरण को पुनः लिखा। बॉयल नियम था v जो होता है अनुपाती होता है 1p के, चार्ल्स का नियम v व्युत्क्रमानुपाती होता है t के, एवोगैड्रो का t व्युत्क्रमानुपाती होता है n। ठीक है, तीनों नियम था, इन तीनों नियम का योग करेंगे तो हमें आदर्श समीकरण प्राप्त हो है। ठीक है, चलिए मैं आगे की चीज़ अगले पन्ने से नहीं लिखना चाह रहा हूँ क्योंकि आपको समझ ना आए। ठीक है, क्योंकि समझ नहीं आता है अगले पेज में लिख लेते हैं, क्योंकि 1 2 3 यही लिखा हुआ है तो इसका आंसर भी लिख लेते हैं ना, जिस सकेगा लिखते हैं। चलिए समीकरण 1 2 3 से लिखे। चार्ल्स नियम, एवोगैड्रो नियम होगा, हमने तीनों में चीज़ को v, तो v को हमने एक साइड लिख लिया और इनका योग कर देते हैं। ठीक है, योग करने पर हमें प्राप्त हुआ NT पर बटे में हो जाए। ठीक है, हो गया। अब चलिए बढ़ते हैं अगले पन्ने पर। यहाँ से देख लीजिए, हम यहाँ से आपको आदर्श गैस बताना स्टार्ट कर रहे हैं, आदर्श समीकरण निकाला यहाँ आ रहा है। ठीक है, वहाँ थोड़ा कीजिएगा। समीकरण 1 2 3 का हमने प्रयोग किया तो v बराबर आया NT बटे P। अब इस चिन्ह को हटाने के लिए हमें एक नियतांक या एक स्थिरांक की आवश्यकता होगी। यहाँ पर वह स्थिरांक गैस नियतांक होता है जो होता है NRT बटे P हो जाता है, जहाँ R क्या होता है, जहाँ R एक नियतांक होता है। और कौन सा नियतांक होता है, गैस स्थिरांक।
जहाँ R है वह एक गैस स्थिरांक होता है या इसे गैस नियतांक भी आप कह सकते हैं। ठीक है, यह इनका प्रयोग कब होता है? जब आपको किसी भी चिन्ह को हटाना होता है तो आप एक स्थिरांक या नियतांक लगा देते हैं। अब देखिए ये P है, इसको पक्षांतर कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा? PV इज इक्वल्स टू nRT। ठीक है, PV इज इक्वल्स टू nRT। इसको हम थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं क्योंकि ये भी एक समीकरण है, इसे भी आप आदर्श गैस समीकरण कहते हैं। ठीक है, अब यदि हम n बराबर 1 ले लेते हैं, ठीक है, इसको मान लो समीकरण नंबर 4, n बराबर हमने 1 ले लिया जाएगा P इज टू आर में P इज इक्वल टू आर, यह अभी P इज इक्वल टू आर, यह किसी अवस्था दर्शाता है, इसलिए इसे अवस्था समीकरण भी कहा जाता है। और यही जो समीकरण प्राप्त हुआ हमें, उसे हम आदर्श गैस समीकरण कहते हैं। ठीक है, एक बार मैं आपको पुनः बता देता हूँ आदर्श गैस समीकरण होता क्या है। ठीक है, थोड़ा सा शॉर्ट में सुन लीजिए आदर्श समीकरण होता है। ठीक है, कोई भी गैस की एक निश्चित मात्रा के लिए, है ना, ठीक है, सुन लीजिए, किसी गैस की एक निश्चित मात्रा के लिए, सुन लिया आपने, किसी गैस की निश्चित मात्रा के लिए चार्ल्स बॉयल और एवोगैड्रो नियम का योग करने पर इनके मध्य एक संबंध स्थित हो जाता है, इसे आदर्श गैस समीकरण कहते हैं। तीन नियम होते हैं, 3 नियम हैं, उनके मध्य संबंध स्थापित हो जाता है तो उन्हें हम आदर्श गैस कहते हैं। ठीक है, वह 3 नियम को भी मैंने आपको बता दिया क्या क्या होते हैं, और तीनों नियम का क्या कर दिया हमने, संबंध कर लिया। तो हमें क्या मिला था? V इज इक्वल टू ये मिला। उसके बाद हमने इस चिन्ह को हटाने के लिए एक स्थिरांक लिया जिसे R कहते हैं, जो गैस स्थिरांक कहलाता है। तो इस P को हमने इधर पक्षांतर कर लिया तो क्या हो गया? PV इज इक्वल्स टू nRT मिला, और n बराबर हमने 1 लिया तो PV इज इक्वल्स टू RT आया, जो कि एक आदर्श गैस समीकरण कहलाता है। यही है आदर्श गैस समीकरण का समीकरण। ठीक है, चलिए अब हम बताते हैं आपको ये वास्तविक गैस क्या होता है। हम सीधा आदर्श गैस और वास्तविक गैस अंतर बता देते हैं जिससे उसमें डेफिनेशन भी आ जाए। ठीक है, तो सबसे पहले इन दोनों में लगभग हम 4 अंतर की बात करेंगे। ठीक है, चलिए, पहला अंतर है आदर्श गैस और वास्तविक गैस के बीच। हम यहाँ पर आदर्श गैस और वास्तविक गैस के मध्य 4 अंतरों के बीच चर्चा करेंगे। तो इन दोनों के मध्य पहला जो अंतर है वह है, जो आदर्श गैस होता है वह आदर्श गैस समीकरण का पालन करता है। ठीक है, आदर्श गैस जो है आदर्श गैस समीकरण का पालन करता है। वही दूसरी ओर वास्तविक गैस में देखें तो वास्तविक गैसें होती हैं वह निम्न दाब और उच्च ताप, कम दाब और ताप पर ही आदर्श गैस का पालन, मतलब याद करने, आदर्श गैस समीकरण अलग कुछ कण जबकि गैस के लिए है। ठीक, इस मंत्र अणु में आकर्षण है। आदर्श गैस में जो गैस के अणु होते हैं उनके मध्य कोई आकर्षण नहीं होता है। ठीक है, वही दूसरी ओर अणुओं के बीच आकर्षण होता है, इसमें जो गैस है उनके आकर्षण है। अंतर क्या था? आदर्श गैस समीकरण पालन करता है, निम्न पर आदर्श गैस समीकरण का पालन। दूसरा क्या था? गैस के अणुओं में परस्पर आकर्षण नहीं होता है, जबकि वास्तविक गैस में अणुओं के बीच आकर्षण होता है। तीसरा अंतर क्या है? तीसरा अंतर जो है, आदर्श गैस के जो संपीड्यता गुणांक होता है, आदर्श गैस के संपीड्यता गुणांक का मान 1 होता है, जबकि वास्तविक गैस के लिए संपीड्यता गुणांक का मान 1 नहीं होता है। ठीक है, सिंपल सा अंतर है दोनों के बीच, आपको याद कर लेना है। और चौथा और अंतिम अंतर है कि
किसी आदर्श गैस का अस्तित्व नहीं है। अर्थात इस संसार में कोई आदर्श गैस का अस्तित्व आज तक नहीं है। कोई भी गैस को हम यह नहीं कह सकते कि यह आदर्श गैस है, लेकिन हम सभी गैसें वास्तविक गैसें हैं। लेकिन हम कह सकते हैं कोई भी गैस है वह सब वास्तविक गैस है। जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, जिससे आप सांस ले रहे हैं, वह एक प्रकार का वास्तविक गैस, ना कि एक आदर्श गैस। ठीक है, तो ये कुछ 4 अंतर थे आदर्श गैस के और वास्तविक गैस के अंतर। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 11th के लिए। आई थिंक मैंने आपको कवर कर दिया कि ये सब क्या होते हैं। आपको पसंद आया वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह के मैं स्टडी से रिलेटेड वीडियोस लाते रहता हूँ। तो मिलते हैं इसी तरह के अगले वीडियोस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।